तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करेंगे जो निम्न प्रकार से है। पहले में सही विकल्प दिए गए हैं। तो इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है कि आर्थिक विश्लेषण में व्यष्टि एवं समष्टि शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कुछ इसके ऑप्शन है एडम स्मिथ, प्रोफेसर बोल्डिंग, रैगनर फ्रिस या कीन्स। तो इसका सही आंसर है इसका रैगनर फ्रिस। इसका सही आंसर है रैगनर फ्रिस। इन्हीं ने जो अर्थशास्त्र है इसको अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा था, जिसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। इसलिए सर्वप्रथम ये दोनों शब्द व्यष्टि और समष्टि सर्वप्रथम रैगनर फ्रिस के द्वारा दिए गए थे। इसका सही आंसर है रैगनर फ्रिस। अगला है कीमत सिद्धांत का विश्लेषण विषय वस्तु क्या है? कीमत सिद्धांत का विश्लेषण विषय वस्तु है किसका? यानी कौन सी अर्थशास्त्र का जो कीमत सिद्धांत विश्लेषण विषय वस्तु है किसका? व्यष्टि अर्थशास्त्र का, समष्टि का, उपरोक्त में से दोनों का या किसी का भी नहीं। तो इसका सही आंसर है व्यष्टि अर्थशास्त्र का, क्योंकि हम व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं? कुछ ऑप्शन योगात्मक अर्थशास्त्र, आय व रोजगार सिद्धांत, राष्ट्रीय आय विश्लेषण, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी, क्योंकि इसमें समष्टि अर्थशास्त्र में कुल इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए हम इसको योगात्मक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। आय और रोजगार के सिद्धांत भी कहा जाता है इसके, क्योंकि इसमें आय और रोजगार का अध्ययन किया जाता है, राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है इसमें, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में विश्लेषण किया जाता है किसका? मौद्रिक नीति का, राष्ट्रीय आय का, प्रशुल्क नीति का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है इसका उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, जबकि ये टोटल इकाइयाँ हैं। ये राष्ट्रीय आय, मौद्रिक नीति, प्रशुल्क नीति ये टोटल या कुल इकाइयों में आती हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक फर्म, एक उद्योग, एक वस्तु के मूल्य का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो इसका सही आंसर है व्यष्टि अर्थशास्त्र, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, किसी एक इकाई का अध्ययन करते हैं। तो ये सभी कैसी हैं? एक इकाई, एक फर्म है, एक उद्योग है, एक वस्तु है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है। तो अभी हमने पढ़ा कि समष्टि अर्थशास्त्र में क्या कुल इकाइयों का अध्ययन करते हैं। तो इसका तो सही जवाब इसका क्या होगा? सही आंसर इसका होगा सामूहिक मात्राओं का अध्ययन। सामूहिक मात्राओं का अध्ययन। अगला क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है विशिष्ट फर्मों का, विशिष्ट परिवारों का, विशिष्ट कीमतों का या राष्ट्रीय आय का। तो समष्टि अर्थशास्त्र का ये सही अध्ययन का क्षेत्र क्या है? इसका राष्ट्रीय आय और रोजगार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय। अगला क्वेश्चन है आर्थिक क्रियाएं हमारे अनुकूल हैं अथवा नहीं। ऑप्शन दिया सकारात्मक अर्थशास्त्र में, आदर्शिक अर्थशास्त्र में, या राजनीति शास्त्र में, या नीति शास्त्र में। तो इसका अध्ययन किया जाता है इसका आदर्शिक अर्थशास्त्र में, जिसको हम नॉर्मेटिव साइंस कहते हैं। नॉर्मेटिव साइंस, क्योंकि ये सबसे पहले क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि जो अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला। तो अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र विज्ञान भी है और कला भी है। फिर क्वेश्चन ये उठता है कि जो अर्थशास्त्र जो विज्ञान है वो कौन सा विज्ञान है? वास्तविक विज्ञान है या फिर आदर्श विज्ञान? तो इसमें ये इन दोनों में सभी अर्थशास्त्र में काफ़ी मतभेद रहे। तो जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे तो उनका मानना था कि जो हमारा जो विज्ञान है वो वास्तविक जो अर्थशास्त्र है ये विज्ञान तो है, लेकिन विज्ञान में से कौन सा विज्ञान है? तो बोले ये वास्तविक विज्ञान है, जिसमें क्या है यानी कारण और संबंध का अध्ययन किया जाता है। जबकि जो जर्मन संप्रदाय के अर्थशास्त्री हुए उनका मानना था कि ये आदर्श विज्ञान है।
इस और मार्शल और पीगू का भी मानना था कि ये आदर्श विज्ञान है। तो इसका सही आंसर क्या है? ये आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में। तो आर्थिक क्रियाएं हमारे अनुकूल हैं तो यानी इसका अध्ययन किया जाता है आदर्शक अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का, समग्र का, उपरोक्त दोनों का, या ज्वलंत समस्याओं का। तो इसका सही आंसर समग्र का। अभी हमने पढ़ा कि इस समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम कुल इकाइयों का अध्ययन करते हैं, कुल या समग्र इकाइयों का अध्ययन। तो ये अब अगला क्वेश्चन में रिक्त स्थान। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र होता है कीमत सिद्धांत। तो इसमें क्या आ जाएगा? कीमत। ये फिर क्या? अगला क्वेश्चन समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र यानी समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका मुख्य क्षेत्र क्या है? तो इसका क्षेत्र क्या था? इसका राष्ट्रीय आय और रोजगार, राष्ट्रीय आय और रोजगार का विश्लेषण इसमें आ जाएगा। अगला है सीमांत विश्लेषण अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण यंत्र किस अर्थशास्त्र का? तो सीमांत विश्लेषण है व्यष्टि अर्थशास्त्र का, व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण यंत्र है। अगला है व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के कैसे हैं? अलग अलग हैं या तो ये क्या है? ये या पूरक हैं? तो ये हैं पूरक हैं। पूरक का मतलब होता है ये आपस में जुड़ी हुई हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता है। यानी एक के अगर दूसरा का अध्ययन अधूरा माना जाता है, इसलिए ये आपस में कैसे? पूरक। तो इसमें सही आंसर क्या आ जाएगा? पूरक। अगला क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में कौन सी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है? तो कौन सी? यानी कि समग्र अर्थव्यवस्था का, संपूर्ण अर्थव्यवस्था, समग्र या संपूर्ण, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन है। कौन सी अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का? तो इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसमें क्या आ जाएगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन होता है। फिर अगला है रॉबिन्सन अर्थशास्त्र के समर्थक हैं, यानी रॉबिन्स कौन से अर्थशास्त्र के समर्थक थे? वास्तविक अर्थशास्त्र या फिर आदर्श अर्थशास्त्र? तो रॉबिन्स जो थे, रॉबिन्स आपके थे ये वास्तविक अर्थशास्त्र, वास्तविक या सकारात्मक, वास्तविक या सकारात्मक, वास्तविक या सकारात्मक अर्थशास्त्र के ये समर्थक थे। क्या ये अगला क्वेश्चन के उत्पादन के साधनों पर समाज की स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था है, यानी कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन के सभी साधनों पर समाज के सभी व्यक्तियों का अधिकार हो, तो वो कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाती है? वो कहलाती है आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन किन वस्तुओं का उत्पादन होगा इसका निर्धारण पूंजीवादी प्रणाली में कौन करता है? तो पूंजीवादी प्रणाली में कौन करता है? पूंजीवादी प्रणाली में आपका एक कीमत सिद्धांत के द्वारा तय होता है, जिसको हम मांग और पूर्ति का सिद्धांत कहते हैं। तो इस कीमत प्रणाली के द्वारा पूंजी वस्तुओं का कौन सी वस्तुएं उत्पादित की जाएंगी ये कौन तय करता है? ये कीमत प्रणाली तय करती है, या मांग या पूर्ति का सिद्धांत तय करता है। जबकि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था होती है, उसमें कौन तय करता है? उसमें सरकार तय करती है। अगला क्वेश्चन कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? तो पहला है किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, अगला है उत्पादन का ढंग क्या हो, अगला कि उत्पादन किन लोगों के लिए किया जाए, या उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है? उपर्युक्त सभी। ये तीनों केंद्रीय समस्या हैं अर्थव्यवस्था की। अगला क्वेश्चन कि अवसर लागत क्या होती है? पहला विकल्प किसी भी विकल्प का त्याग, दूसरा दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का त्याग, तीसरा उपर्युक्त दोनों, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दूसरा, दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का त्याग। क्योंकि जो अवसर लागत होती है जब हम, क्योंकि व्यक्ति के पास साधन कैसे होते हैं? सीमित होते हैं। जब व्यक्ति कोई भी एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुनता है तो उसे दूसरे विकल्प का त्याग करना पड़ता है, जिसको हम क्या कहते हैं? अवसर लागत कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूंजीवाद में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता पूंजीवाद? पूंजीवाद में क्या नहीं पाया जाता है? निजी स्वामित्व, सरकारी हस्तक्षेप, केंद्रीय नियोजन, कीमत यंत्र। देखो, तो इसका सही आंसर क्या है?
सरकारी हस्तक्षेप। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है वो इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, समाजवाद में क्या पाया जाता है? समाजवाद में पाया जाता है ये सामाजिक स्वामित्व, यानी कि जो उत्पादन के साधन होते हैं उन सभी समाजों का बराबर अधिकार होता है। तो ये क्या है? सामाजिक स्वामित्व।